अच्छा, अब जो हमारे पास अगली चीज आती है वो है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या है वो हमारे पास? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास हमेशा जब जब बनेगी वो बनेगी एज एट ईयर एंड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कब बनती है? एज एट ईयर एंड। एज एट ईयर एंड का मतलब ये होता है कि अब तक हमारी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो हमें एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कंपनी शुरू की है 1980 में, तो 1980 से लेके 2020 तक की जो भी मेरी परफॉर्मेंस है वो आ जाएगी मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एट ईयर एंडेड 2020। मतलब 2020 तक मैंने जो भी काम किया है, मेरी कंपनी ने जो भी परफॉर्म किया है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगा। और अगर ये 2021 होगा तो 2021 तक आ जाएगा, 2022 एंड सो फोर्थ। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हमारे पास चीजें आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हमारे पास चीजें आती हैं, उसमें पहली चीज है मेरे पास एसेट, दूसरी चीज है मेरे पास लायबिलिटी, और तीसरी चीज है मेरे पास इक्विटी। जी। तो हमारे पास तीन चीजें कौन सी आती हैं? एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। एसेट हमें पता है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेबिट साइड है, और लायबिलिटीज एंड इक्विटीज हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की क्रेडिट साइड है। और हमें इस फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस करना होता है, तो हमारे पास क्या बन जाती है? बैलेंस शीट। हम सबको पता है कि एसेट्स आर ऑल दोज रिसोर्सेज दैट आर इन कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट। और हमें यह भी पता है कि एसेट मेरे पास दो तरह के होते हैं। पहला एसेट है मेरे पास कौन सा? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो तमाम एसेट्स होते हैं जो कि मेरे पास एक साल से ज्यादा की मुद्दत के लिए रहते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसकी बुक वैल्यू है। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा वो कौन सी होगी? जो नेट बुक वैल्यू है एट द ईयर एंड। और नेट बुक वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, इस पे मैं आगे आप लोगों को भी वर्किंग बता दूंगा। ये प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट जो है ये हमारे पास आ जाएगा एज पर IAS 2। फिर सॉरी, IAS 16, सॉरी सॉरी माय बैड, IAS 16। और फिर मेरे पास आ जाता है करंट एसेट। करंट एसेट में मेरे पास सबसे पहली चीज आ जाएगी कैश इन हैंड। पहली चीज क्या आ जाएगी मेरे पास? कैश इन हैंड। दूसरी चीज आ जाएगी मेरे पास बैंक। तीसरी चीज आ जाएगी मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल। और ये मेरे अकाउंट रिसीवेबल जो है ये नेट रिसीवेबल्स होंगे। ये क्या होंगे? नेट रिसीवेबल्स। और ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? ग्रॉस रिसीवेबल्स माइनस अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स, यानी कि जो क्लोजिंग अलाउंस मैंने निकाला था वो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। एग्जामिनर आपको कभी भी कैश या बैंक की कोई वर्किंग नहीं देगा। एग्जामिनर आपको कभी भी कैश या बैंक की कोई वर्किंग नहीं देगा। चौथी चीज जो मेरे पास यहां पर आएगी वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था एज पर IAS 2 हमें चेक करना होगा कॉस्ट वर्सेस NRV। और आखिरी चीज जो यहां पर आएगी मेरे पास वो है
प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ एक और चीज मेरे पास यहां पर आ सकती है, विच इज जिसे हम डेफर्ड इनकम भी कहते हैं, अक्रूड इनकम बेसिकली। क्या चीज आ जाएगी मेरे पास? अक्रूड इनकम का सिनेरियो बहुत कम एग्जामिनर टेस्ट करता है, लेकिन क्योंकि एक चीज है पढ़ाई गई है किताब में है तो आ सकती है अक्रूड इनकम। अब आते हैं लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज पे। तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें मेरे पास सबसे कॉमन चीज है बैंक लोन। फिर आते हैं करंट लाइबिलिटीज पर। करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास सबसे पहली चीज आ जाएगी ट्रेड पेबल्स, या जिन्हें हम अकाउंट पेबल्स कहते हैं। दूसरी चीज मेरे पास आ जाएगी यहां पर अक्रूड एक्सपेंस। तीसरी चीज मेरे पास यहां पर आ जाएगी अनअर्न्ड इनकम, या जिसे हम प्रीपेड इनकम भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगी इक्विटी। इक्विटी में मेरे पास पहली चीज आ जाएगी कैपिटल। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ड्रॉइंग, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमने कैलकुलेट किया था, और मैंने आगे बताया था ट्रांसफर टू इक्विटी सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब जरा बात करते हैं इनकी वर्किंग पर। वर्किंग मेरे पास दो चीजों की आ जाएगी। एक आ जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हमें यह देखना है कि मेरे पास कॉस्ट कितनी थी, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? नेट बुक वैल्यू। और ये नेट बुक वैल्यू कहां चली जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नॉन करंट एसेट्स में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नॉन करंट एसेट में ये चीज चली जाएगी। दूसरी चीज है मेरे पास ड्रॉइंग्स। अब देखो, ड्रॉइंग्स मेरे पास दो तरह की होती हैं। या तो मैंने इन्वेंट्री विदड्रॉ की है, या फिर मैंने कैश विदड्रॉ किया है। अगर मैंने कैश विदड्रॉ किया तो उसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां आएगा? इक्विटी पे। अगर मैंने इन्वेंट्री विदड्रॉ की है तो उसका इंपैक्ट दो जगह पर आएगा, इक्विटी डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। मतलब अगर मैंने कभी इन्वेंट्री विदड्रॉ की है तो वो मेरी इक्विटी को तो कम करेगी करेगी, वो मेरी परचेजेस को भी कम करेगी। तो जो हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई थी, यहां पर मैं एक चीज परचेजेस में और ऐड कर दूंगा, विच इज माइनस ड्रॉइंग्स। यहां पर मैं ड्रॉइंग्स भी माइनस करूंगा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन is far easier to make than statement of comprehensive income.
बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो खासा कंफ्यूजिंग करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो खासा इजी है समझने के लिए भी और बनाने के लिए भी। आई बिलीव यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। दिस इज माय नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी।